ओके, नाउ लिसन, अच्छे से सुनिए और समझिए। तो देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। तो हम यहाँ पे जियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। और यूक्लिड करके साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन, ओके सॉरी। कौन थे? मैथमेटिशियन, जिन्होंने जियोमेट्रीज के बारे में कुछ रूल्स बनाए थे, जिसका हमें इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना है। आया समझ में? कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको करते जा रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। घर पे जाके ऐसा साइंस में जैसे पढ़ते हैं ना लिटरेचर, वैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। तो देखो, जियोमेट्री जो है वो दो वर्ड्स में से बना है, जियो एंड अर्थ। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या जो मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ, वो आपको घर पे जाके हाईलाइट कर देनी। आया समझ में? ताकि वो पढ़ना है। तो दो वर्ड से बना हुआ है, जियो एंड अर्थ, ओके। अब जियो, ओके सॉरी, एक्चुअली में जियो एंड अर्थ नहीं है, माय मिस्टेक। जियो एंड मैट्रीन, दो वर्ड से है। कौन से दो वर्ड है? जियो एंड मैट्रीन। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, एंड मैट्रीन का मतलब होता है मेजर। इन शॉर्ट, इनिशियल लोग जो थे ना, उन्होंने क्या किया, अर्थ को मेजर करने के लिए एक मैथमेटिक्स डेवलप किया, जिसका नाम क्या बन गया? जियोमेट्री। अर्थ के जैसे जितने भी शेप, साइज, अलग अलग चीजें होती है, उसको मेजरमेंट के लिए नई एक ब्रांच बनाई मैथमेटिक्स की, जिसका नाम क्या बन गया? जियोमेट्री। Geometry appears to have originated from need for measuring the land. इसीलिए जियोमेट्री जो है ना, लैंड मेजरिंग की नीड की वजह से डेवलप हुआ, ऐसा माना जाता है, ओके। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज सिचुएटेड इन अ वेरियस फॉर्म्स इन एवरी इनिशियल civilization, be it in Egypt, Babylonia, China, India, Greece and Inas, okay। ये अलग अलग कंट्रीज में इस इंकास, सॉरी, ये अलग अलग कंट्री में इसके जो रूट्स थे ना, वो थे किसके रूट्स? मतलब जियोमेट्री, वहां से डेवलप हुई है। आया समझ में? द पीपल्स ऑफ सिविलाइजेशन फेस्ड several practical problems which are required development of geometry in a various ways. उस वक्त बाजू में देखेगा, ओके। उस वक्त क्या था कि प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आ रहे थे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे थे तो उसके सॉल्यूशंस के लिए जियोमेट्री को डेवलप करना जरूरी था। आया समझ में? चलो, तेरा मास्क नीचे कर दे, आप बैठ। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नाइल, पता है ना सबको नाइल रिवर के बारे में, कैसी रिवर है वो? लॉन्गेस्ट, ओके, पक्का। तो अमेजोन क्या है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क? अरे वेरी गुड, ओके। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज सबसे बड़ी कौन है? नाइल। और अमेजोन इज अगेन नेम ऑफ रिवर, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर, उसमें क्वांटिटी ऑफ द वाटर ज्यादा है, ओके गुड। So Nile River overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining field of different landowners. उसका पानी फैल गया, लैंड ओनर्स जो थे ना आजू बाजू में, उनके अंदर, उनके फार्म्स में। आफ्टर सच अ फ्लडिंग द बाउंड्रीज हैड टू बी, अब पानी घुस गया तो क्या हुआ भाई? सबकी बाउंड्री मिट गई, मेरा फार्म, आपका फार्म, सबका फार्म एक हो गया। तो अब वापस बाउंड्री क्या करनी पड़ी? रीड्रॉन। फॉर दिस पर्पस इजिप्शियंस डेवलप अ नंबर ऑफ जियोमेट्रिक टेक्निक्स। और उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इजिप्शियन पीपल्स ने क्या किया? टेक्निक्स निकाले एंड रूल्स बनाए फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर डूइंग द सिंपल कंस्ट्रक्शंस। फिर उन्होंने एक रूल बनाया कि एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शंस किस तरह से किए जाएंगे। आया समझ में? और इस तरह से जियोमेट्री का बर्थ हुआ। गॉट इट ना? The knowledge of geometry was also used by the computing the volumes of granaries as well as constructing the canals as well as pyramid. इजिप्ट में पिरामिड्स बनते थे, याद है ना आपको? पिरामिड्स देखा होगा ना, यहाँ पे ट्रंकेटेड पिरामिड्स है, मतलब काटा हुआ ऊपर से,
अगर इसको ऊपर जाके ऐसे मिला दो, एग्जैक्टली पिरामिड हो जाएगा। आया समझ में? तो इजिप्ट में पिरामिड्स, ये सब के बारे में जो कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स कैसे बनाए जाएंगे, पिरामिड्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स इन शॉर्ट और थ्योरीज किसने डेवलप की? इजिप्ट पीपल ने, ओके, इजिप्टियंस ने। दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। इस टाइप के पिरामिड का भी वॉल्यूम फाइंड करना है तो उनके पास फॉर्मूला था। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना जियोमेट्री के पार्ट्स में, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? एल बी एच। फॉर्मूला याद है ना आपको? वैसे ये सारे फॉर्मूला ट्रंकेटेड पिरामिड्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे पिरामिड्स के लिए भी फॉर्मूला इजिप्टियन पीपल्स ने बनाया था। बात समझ में आया? ओके। कोई भी सॉलिड फिगर लाइक पिरामिड है, ओके, उसके पास बेस होता है, बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर टाइप का बेस है, दिख रहा है, और सम अदर पॉलीगॉन्स, कोई अदर पॉलीगॉन भी हो सकता है पिरामिड के पास। एंड इट्स साइड फेसेस आर ट्राइंगल कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन टॉप, चाहे कोई भी हो, जैसे कि ऐसे पेंटागोनल भी हो सकता है बेस, बराबर, लेकिन टॉप पे तो एक ही पॉइंट होने वाला है ना, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक ट्राइंगल बनेगा, है या ना? ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक ट्राइंगल बनेगा, बना कि नहीं बना? ये वाला ट्राइंगल, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल और बनेगा, एक ट्राइंगल और बनेगा। इस तरह से फेसेस जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो कौन से हो गए? ट्राइंगुलर। बट बेस कोई भी शेप का हो सकता है पिरामिड के लिए। गॉट इट? समझ में आया, है या ना? ओके। सारी बातें तो नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं यहाँ पे समझाते जा रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझना है। ओके, आपको कभी सोशल एंड साइंस में पता होगा कि हड़प्पन एंड मोहनजोदारो civilization is there, and they shows the Indus Valley civilization made extensive use of what? Geometry. बहुत साल पहले ये सिविलाइजेशन ने भी किसका यूज किया था? जियोमेट्री का यूज किया था। इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। 10th में मैं पढ़ाऊंगा, उनके पास सोशल साइंस के अंदर उनके पास हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, सब कुछ प्लान, हमारे जैसा नहीं। पहले वहां पे बेसिक फैसिलिटीज बनती थी, ओके, पहले वहां पे ड्रेनेज सिस्टम्स बनती थी, फिर घर बनते थे, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर। हमारे तो पहले, फिर क्या बन रहा है? ड्रेनेज, वो भी पता नहीं क्या होने वाला है। आया समझ में? चलो। So the cities are very highly developed and very well planned. For example, roads are parallel to each other. हमारा रोड तो इधर से इधर घुस जाता है ना? ये रोड कहाँ से आता है पता नहीं, बराबर, कहाँ जाता है वो भी पता नहीं। यहाँ से सीधा जाओगे एक मकान दिखेगा, और फिर ऐसे मुड़ जाता है कहीं भी। बट उस सिविलाइजेशंस के जो भी टाउन्स थे ना, उस वक्त उनके जो रोड्स थे वो एक दूसरे को क्या थे? पैरेलल, ओके, एंड दे हैव अ अंडरग्राउंड drainage system. House held many rooms of different types, and this shows that town dwellers were skilled in a measurations and practical arithmetic. उनके अलग अलग रूम्स भी थे, जैसे आज हमारे घर में होते हैं, है या ना? तो उस वक्त भी वहाँ के जो ड्वेलर्स, मतलब कि जो हाउस ये कंस्ट्रक्शन करते थे, उनके पास काफी अच्छी स्किल होगी मेजरमेंट के रिगार्डिंग, और दूसरा कौन सा? अरिथमेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स के कारण। The bricks used for the constructions were nil-fired, and the ratio length and breadth and thickness was found for them to jam 1. तो ये चीज पूछी जाती है आपको, ब्रिक्स का क्या रेशियो होता है? तो 4 जैम 2 जैम 1, ओके। बट आपको लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस पूछे, तो आपको पूछे व्हाट इज द रेशियो फॉर ब्रेथ, थिकनेस एंड लेंथ? वेरी गुड, 2 1 4। समझ में आया? मैंने पहले ब्रेथ बोला, फिर थिकनेस बोला, फिर लेंथ बोला, तो यहां से पहले क्या आएगा? 2 1 4। बात क्लियर हुई है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में शॉर्ट, इस चैप्टर में से ऐसे ही चीजें आएगी, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसी ही चीजें आएगी। हाँ, आया समझ में? तो आपको वही पकड़ के रखना है, ओके। एनिशिएंट इंडिया शल्बूसूत्रास, ओके, मतलब कि मैन्युअल्स ऑफ जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, एक बुक का नाम है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, दैट इज मैन्युअल फॉर द जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। द जियोमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ओरिजिनेट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रास, जिसको हम वेदिस बोलते थे उस वक्त,
ओके, एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। ओके, अलग अलग प्लेसेस थे जहां पे हमें वैदिक राइट्स को परफॉर्म करते थे। द लोकेशन ऑफ सच फायर्स हैड टू बी अकॉर्डेंस टू द क्लियरली laid down instructions about the space shape as well as कहाँ पे कौन सा लोकेशन चूज किया जाएगा उसके लिए, तो वो किस पे डिपेंड रहता था, shapes as well as areas, if they were to be an effective instrument. Square and circular ultras were used for the which one, household utensils. Okay, रूम कैसा बनाएंगे तो बोलते स्क्वायर बनाएंगे, गार्डन कैसा बनाएंगे तो बोलते सर्कल बनाएंगे। आया समझ में, वो दो शेप ज्यादा यूज किए जाते थे। While ultras whose shape were combination of rectangle, triangle and trapeziums were required for the public worships. मंदिर में जाके देखो आप, पब्लिक वर्शिप्स मतलब टेम्पल्स, मस्जिद, आया समझ में, तो वहां पे जाओगे तो आपको सब शेप का कॉम्बिनेशन दिखने मिलेगा, सब शेप का कॉम्बिनेशन दिखने मिलेगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम। ओके, चलो, सो देयर सिंतरारा मतलब कि अर्थवेद में उसको दिया गया था, दैट कंसिस्ट 9 इंटरवोवन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके ओके, ध्यान देना, श्रेयांत्रा जो है वो कहाँ पे बताया गया है, किसके अथर्ववेद में बताया गया है, उसके अंदर कितने 9 interwoven isosceles triangles थे, and these triangles are arranged in a such a way that they produce 43 subsidiary triangles। 9 isosceles triangle को ड्रॉ किया गया था, और आपको पता है ना, ऐसे हम एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं ना, तो काफी सारे ट्राइंगल बन जाते हैं, बराबर। तो वो 9 ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से कितने ट्राइंगल बन रहे थे, 43 बन रहे थे। दो accurate geometric methods were used for the construction of ultras. The principle behind them is not, them were not discussed। या अभी हम उसको डिस्कस करने वाले नहीं है। आया समझ में यहां तक? ओके, सिर्फ स्टोरी पढ़नी है और कुछ चीजें याद रख लेनी है, जब आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछे तो याद रखना है। दिस एग्जाम्पल shows the geometry was being developed and applied everywhere in the world। ऊपर का हमने एक एग्जाम्पल केस स्टडी किया पहले के जमाने का, वो हमें क्या बता रहा है कि जियोमेट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, एप्लीकेबल है। आया समझ में? बट दिस वॉज हैपनिंग इन अ अनसिमेट्रिक मैनर। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री इज इन एन एनिशिएंट वर्ल्ड is that they were passed on from one generation to which generation, next generation, and either orally या तो through the palm leaf message और by other ways। पहले के टाइम से लेके आज तक किसी ने बोल के सिखाया या किसी ने लिख के। पहले तो कुछ लिटरेचर्स वगैरह नहीं था, बुक वगैरह नहीं थी, कुछ पूछना नहीं पड़ता था गुरुजी को, कौन सा लेक्चर है क्या है, जाके बैठ जाने का, सुनते रहने का, कोई होमवर्क भी नहीं था। आज ओके, हाँ, कुछ नहीं, टेस्ट में सीधा प्रैक्टिकल सिर के सामने खड़ा कर देंगे, तेरा टेस्ट, बराबर, तू बच गया तो समझ ले तू पास, बाकी फेल। टेस्ट में वही था ना, एक्चुअली उस वक्त अलग चीजें थी, बट द थिंग इज दैट कि ये जो जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स है वो ओरली या पत्ते पे लिखते थे, याद है, स्टोन पे लिखते थे, इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते गए। आया समझ में? है या ना? ओके, ऑल्सो वी फाइंड द सम civilization like Babylonia, geometry remained very practical oriented disciplines as was the case of Indian and Rome। जैसे इंडिया, रोम, बेबीलोनिया ऐसे कंट्री है जहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, प्रैक्टिकल यूटिलिटी जियोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। The geometry developed by Egyptians mainly consist of statements of result। हम प्रैक्टिकल यूज करते थे, मेजर करने के लिए हम एरिया निकालते थे या कुछ भी जियोमेट्री के शेप्स वगैरह लेके आते थे। आया समझ में? बट इजिप्ट के अंदर ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल तो ठीक है, सर्कल बनाना नहीं है, लेकिन उसका स्टेटमेंट देना है। इजिप्टियंस का जियोमेट्री ऐसा था, वो स्टेटमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स पे डिपेंड था। बात समझ में आया? देयर वर नो जनरल रूल्स फॉर ऑफ प्रोसीड्यूर। एक स्टेटमेंट्स के रूल्स थे, कोई जनरल या प्रोसीड्यूर नहीं था। सो बेबीलोनियंस करके जो थे, यानी कि वहां के जो लोग थे, इजिप्टियंस जो थे, दे यूज द जियोमेट्री मोस्टली फॉर द विच पर्पस। पहले तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स को ही बोलते थे, फिर धीरे करके वो प्रैक्टिकल पे आए एंड डिड वेरी लिटिल डेवलप
इट एज अ सिस्टमेटिक साइंस, तो उनको उतना ज्यादा डेवलपमेंट मिला नहीं. बट द सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, द एम्फेसिस वाज रीजनिंग बिहाइंड व्हाई सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क. उन्होंने रिजोनेंस स्टार्ट करना किया, उन्होंने लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क ही क्यों करना है, ऐसा ही क्यों करना है, इस शेप के ऊपर ये शेप क्यों रखना है. आया समझ में? ओके. तो ग्रीक वेर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिश द नथिंग बट व्हाट ट्रू. तो एक ग्रीस पीपल जो थे उनका इंटरेस्ट किसमें था? ट्रूथ लाने के पीछे. ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर यूजिंग द डिड्यूसिंग रीजनिंग, डिड्यूक्टिंग रीजनिंग, अपना रीजनिंग यूज करके, अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके उन्होंने क्या किया? ट्रूथ निकाल के लाए जियोमेट्री के बारे में. आया समझ में? तो मेन बात यहां से स्टार्ट हो रही है. अ ग्रीक मैथमेटिशियन, नेम ऑफ दैट मैथमेटिशियन इज थाल्स. थाल्स. ओके. तो ये थाल्स का नाम याद रखना. एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है इस चैप्टर के. क्रेडिटेड विद द गिविंग फर्स्ट नॉन प्रूफ. स्टेटमेंट्स तो इजिप्शियन ने बनाए थे, प्रूफ कहा था. तो प्रूफ देना किसने स्टार्ट किया? ग्रीस पीपल ने. और सबसे पहला प्रूफ किसने दिया? थाल्स. द प्रूफ वॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट सर्कल इज बाइसेक्टेड, यानी कट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स बाय द डायमीटर. और वो प्रूफ कौन सा था? तो वो प्रूफ ऐसा था, प्रूफ क्या था? तो अगर मैं कोई सर्कल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? सर्कल. आया समझ में? और उसको मैं अगर बीच में क्या ड्रॉ कर रहा हूं? डायमीटर. क्या मीटर? कौन सा मीटर? डायमीटर. तो सर्कल दो पार्ट्स में बैठ गया. तो एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. उस स्टेटमेंट का प्रूफ किसने दिया था? थाल्स ने दिया था. बात क्लियर हुई? ओके. वन ऑफ द थाल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल, विच इज नथिंग बट, कभी यूज किया था ना अभी आगे, पाइथागोरस. ओके. whom you have heard about. और हमने पढ़ा भी है कि यस राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, देन पाइथागोरस को हम यूज करते हैं. है या ना? राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर जो होता है, दैट इज द स्क्वायर समेशन ऑफ दिस टू स्क्वायर. आया समझ में? Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. This process continued till 300 BC. बहुत सालों तक चला. At the time Euclid, at that time 300 साल तक चला. उसके बाद at that time Euclid, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, a teacher of mathematics in Alexandria in Egypt, collected all known work and arranged it in her famous tetrates या tetrates बोल सकते हैं. That is called elements. That is nothing but one type of book, जिसको क्या नाम दिया गया? एलिमेंट. तो आगे सबसे पहले स्टार्ट किया था थाल्स ने. उनका प्यूपिल, उनका स्टूडेंट्स कौन था? पाइथागोरस. और पाइथागोरस के ग्रुप ने 300 साल तक ये जो ट्रूथ प्रूव करने की एक्टिविटी थी उसको कंटिन्यू किया. और ये 300 साल तक जो भी लिखा, क्योंकि लिखा तभी तो यूक्लिड को पता चला. यूक्लिड थोड़ी ना 300 साल से बर्थ हो गया था उसका. तो जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट की? यूक्लिड ने. और फिर उसके एक फेमस बुक के अंदर एज अ एलिमेंट उन्होंने बता दिया. ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स. एक बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं कि नहीं होते? तो उन्होंने एलिमेंट्स को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया? 13 चैप्टर्स. इच कॉल्ड, वो ग्रंथ मान लो, उसके अंदर थोड़ा सा 13 पार्ट्स, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? बुक. ऐसे थी एक ही बुक, बट अभी उन्होंने उसको बुक नाम दिया चैप्टर को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा ही मान लेंगे ना. आया समझ में? तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको क्या नाम दिया? एलिमेंट. क्या नाम दिया? एलिमेंट. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एलिमेंट? और each known as book या चैप्टर. आया समझ में? This book influenced the whole world's understanding of geometry for the generation to come. इस बुक के थ्रू आगे आने वाले जनरेशन को और पूरी दुनिया को जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट पता चले. आया समझ में? तो हम इस चैप्टर के अंदर वही ट्राई करने वाले हैं. आया समझ में? ऊपर वाला सब एक बार पढ़ लेना है आपको, घर पे जब भी बैठो तब भी पढ़ने. क्लियर ना? ओके. यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सोइम एंड पोस्टुलेट्स. चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है. The Greek mathematician Euclid's time thought of the
geometry as an abstract model of the world in which they lived. ओके, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसका एक पूरा मॉडल, क्योंकि हमें जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसी वर्ल्ड ने तो सिखाया, ए शेप ए होता है, वो शेप वो होता है। समझ में आया ना? हमने मून को देखा, ओ सर्कल, आप आज पहचानते हो सर्कल इसको बोलते हैं, लेकिन किसी ने तो बोला होगा ना कि मून इस शेप का है, सर्कल शेप का। आया है समझ में? तो वर्ल्ड में हमें जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प किया यूक्लिड ने। द नोटेशंस ऑफ द पॉइंट, अभी सबसे पहले जियोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉइंट। ओके, पॉइंट्स कलेक्ट होके क्या बताते हैं? लाइन से क्या बनता है? प्लेन सरफेस, एंड सरफेस से कोई 3D ऑब्जेक्ट बनता है, 3 डायमेंशनल वाला। आया समझ में? सॉलिड एंड सो ऑन चलता रहता है। Where divided was seen around them. From the studies of the space and solids in the space around them, an abstract geometrical notation of solid object was developed. यूक्लिड ने क्या किया, या यूक्लिड के टाइम पे जो भी मैथमेटिशियन उन्होंने क्या किया, अपने स्पेस में देखा अराउंड। आया समझ में? अपने अराउंड के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को देखा, तो उनको पता चला कि कौन कौन से नोटेशंस डेवलप करने हैं जियोमेट्री के अंदर। अ सॉलिड हैज अ shape, size, position and can move from one place to, yes or no? हाँ या ना? सॉलिड जो होता है वो उसके पास शेप होता है, साइज होता है, और उसका पोजीशन भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी सकता है। ओके, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड, उस सॉलिड की जो भी बाउंड्रीज है उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। आया समझ में? जैसे कि रिमोट एक सॉलिड है, ओके, इसकी ये बाउंड्री हो गई ना, इस साइड की बाउंड्री, ये आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, और ये आपकी कौन सी साइड है? तो लेफ्ट एंड राइट की बाउंड्री आ गई, अप एंड डाउन की बाउंड्री आ गई, फ्रंट बैक की बाउंड्री आ गई, तो उसके बीच में क्या है? सॉलिड। तो ये बाउंड्रीज जो है वो सॉलिड के और कुछ नहीं, क्या है? सरफेस। तो बाउंड्री को क्या नाम दिया गया? सरफेस। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। इस रूम के वॉल्स, जिस रूम में बैठे हो इस रूम के वॉल देखो, सारे सरफेस हो गए, हाँ या ना? वॉल का क्या काम है? दूसरे रूम से सेपरेट करना। तो सरफेसेस वही करेंगे ना, कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। एंड आर सेड टू हैव अ नो थिकनेस। बट जब हम सरफेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सरफेस। तो आपने बोला सर वॉल रूम के लिए सरफेस है या ना? बट वॉल के पास तो थिकनेस है। जियोमेट्री ऐसा बताता है कि सरफेस का कोई थिकनेस, सरफेस इज द प्लेन, सरफेस इज नथिंग बट व्हाट? प्लेन। इट हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, नो थिकनेस, जीरो थिकनेस। याद रखोगे ना? तो मैथमेटिक्स में जियोमेट्री के अंदर जो प्लेन होता है उसके पास लेंथ एंड क्या हो सकता है? ब्रेथ, बट थिकनेस नहीं होता है, जीरो होता है, नो थिकनेस। द बाउंड्री ऑफ सरफेस आर, बाउंड्रीज जो है सरफेस के कर्व्स भी होते हैं, या तो कभी कभी स्ट्रेट लाइंस भी होते हैं। लाइंस एंड इन ए लाइंस मैंने ड्रॉ किया, इसका एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, कोई भी लाइन कहाँ पे एंड हो जाएगी? पॉइंट्स पे। बात क्लियर हुई? कंसिडर 3 स्टेप्स फ्रॉम द सॉलिड टू पॉइंट्स। सॉलिड से लेके हम पहले किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? सरफेस से कहा जा सकता है, लाइन से पॉइंट, या फिर पॉइंट साथ में मिलके लाइंस बनाएंगे, लाइन साथ में मिलके सरफेस बनाएगा, और सरफेस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। बात क्लियर हुई? ओके, इन ईच स्टेप वी लॉस वन एक्सटेंशन। अगर हम पॉइंट से सॉलिड की ओर जा रहे हैं तो वी गेन वन एक्सटेंशन। पॉइंट ना जिसका लेंथ होता है ना जिसका ब्रेथ होता है, कुछ भी नहीं होता है। पॉइंट से लाइन में जा रहे हैं तो उसका लेंथ होगा, लाइन का क्या होता है? लेंथ। दिस इज लाइन, लाइन का क्या होता है? लेंथ होता है। लाइन को मिला के सरफेस बना सकते हैं, तो सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ आ जाता है या ना? और सरफेस मिलके सॉलिड बनाते हैं, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। देखा, एक 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 गेन होता गया। नो डायमेंशन फॉर द पॉइंट, 1 डायमेंशन फॉर द लेंथ, 2 डायमेंशन फॉर द सरफेस, 3 डायमेंशंस फॉर द सॉलिड। यस और नो? अगर हम सॉलिड से वापस पॉइंट पे जा रहे हैं तो एक एक कम होता जा रहा है, इसलिए क्या लिखा हुआ है कि इन ईच स्टेप वी लॉस वन एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट डायमेंशन। सो अ सॉलिड हैज अ हाउ मेनी डायमेंशन? पूछा जाएगा। सरफेस हैज अ हाउ मेनी डायमेंशन? सरफेस हैज अ 2 डायमेंशन। सुनो, ओके, a line has a 1 and point has
कोई डायमेंशन नहीं है। यूक्लिड समराइज्ड दिस स्टेटमेंट एज अ डेफिनेशन एंड ही बिगिन हिज एक्सपोजर्स बाय लिस्टिंग। पूछा जाएगा हाउ मेनी चैप्टर्स इन यूक्लिड एलिमेंट्स? 13। ओके, सुन रहे हो ना विधि? हाँ, पकड़ी गई, कोई बात नहीं। हाउ मेनी चैप्टर्स? 13। कितने चैप्टर है? 13। हाउ मेनी डेफिनेशंस? 23। ओके, इन अ विच बुक? ओके, बुक 1 ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर कितने डेफिनेशन दिए? अब 23 तो नहीं पढ़ने, लेकिन ये 7 डेफिनेशन आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं, जो आज आपको घर से 5 बार लिखने हैं, और कुछ नहीं लिखना है। ओके, चलो। तो पहली है अ पॉइंट इज दैट विच हैज। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके पास कोई पार्ट ही नहीं है। बात समझ में आया? नंबर 2, अ लाइन इज ब्रेथलेस लाइन। ओके, लाइन ऐसा है जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, इसे ब्रेथलेस लाइन। आया समझ में? एंड्स ऑफ द लाइन्स आर। नंबर 4, a straight line is a line which lies evenly with points on itself. Okay, देखो जैसे कि ये पॉइंट पॉइंट्स 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 है या ना? अब ये इवनली जा रहा है, अब लाइन रहा, लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन रहा, लाइन तो रहा बट स्ट्रेट लाइन रहा नहीं। वो स्ट्रेट लाइन कब रहता? पॉइंट्स इवनली रहते तो, है या ना? यस और नो? तो देखो, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट्स ऑफ ऑन इटसेल्फ। उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है उसके साथ अगर इवनली है वो, तो हम क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन। अ सरफेस दैट विच हैज अ लेंथ एज वेल एज। सरफेस एक ऐसी चीज है जिसके पास लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, दो ही डायमेंशंस है। क्लियर हुआ? थर्ड, एज ऑफ सरफेसेस आर। लाइन के दो एंड्स पॉइंट थे, बट सरफेस के एंड लाइंस होती है। क्या होती है? लाइंस। दिस इज द सरफेस, है ना? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। क्लियर हुआ? तो देखो 4 लाइन से क्या बना था? एक सरफेस बना था। यस और नो? तो द एजेस ऑफ द सरफेस आर, and a plane surface is the surface which lies evenly with straight lines on itself. देखना अच्छे से। ऐसे काफी सारे लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। तो क्या बन गया? इतनी स्पेस नहीं होती है, बट मुझे बताना तो पड़ेगा ना, इतनी स्पेस होती नहीं है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि स्पेस है। बाकी ऐसे नीचे दूसरा लाइन आएगा, ऐसे ही नीचे दूसरा लाइन आ जाएगा, ऐसे ही नीचे दूसरा लाइन आ जाएगा, ऐसे ही नीचे दूसरा लाइन आ जाएगा। ये पेंट नहीं है, बट ऐसा हो जाएगा। तो बोलो एक सॉलिड सरफेस बन जाएगा, अब सॉरी सरफेस बन जाएगा। यस और नो? क्लियर ना? बट अगर मान लो कि मैंने अभी जो ड्रॉ किया था हुआ भी था, यहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट किया, तो अब ये सरफेस बनेगा। मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इवनली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इवनली। तो क्या बन जाएगा? प्लेन सरफेस। बाकी फिर कर्वेचर सरफेस बनता है। ऐसे आ रहे थे लाइन, आया समझ में? उसको नागिन याद आ गई, इसीलिए ऐसा। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? बात समझ में आया? लाइन तो आ रहे थे स्ट्रेट, तब तक प्लेन, जैसे वो कर्वेचर हुआ, कर्वेचर सरफेस। बात क्लियर हुई? तो 7 डेफिनेशन क्लियर हुए ना? If you carefully study this definition, you find that some of these terms like a part, breadth, length, evenly, ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है ना? हाई है ना? तो चलो वापस मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज पॉइंट? वापस, व्हाट इज पॉइंट? व्हाट इज पार्ट? व्हाट इज पार्ट? अपना दिमाग मत यूज करो। व्हाट इज पार्ट? ओके, सो ऐसा ही था कुछ यूक्लिड का सिचुएशन। ऐसा ही सिचुएशन किसका था? यूक्लिड का।
जब यूक्लिड ने किसको डिफाइन किया? पॉइंट को। किसके टर्म्स में किया? किसके रेफरेंस में? पार्ट। बट पार्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, तो तुरंत मेरा जैसा कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लेंथ, तो ऐसे सारे टर्म्स ब्रेथ, लेंथ, इवनली, पार्ट नीड बी अ फर्दर एक्सप्लेन्ड क्लियरली, एंड फॉर कंसिडर हिज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ विच इज रिक्वायर्ड, part need to be defined. Suppose you define the part to be what occupy the area. मानो कि किसने बता दिया part is nothing but which occupy the area. तो my question is what is area? What is area? So again you have to define area. You need to define this, and to define one thing you need to define many other things. ये तो साइकिल चलता जाएगा, है ना? So मतलब कि you may get a long chain of definition without and for such reason mathematics agree to leave some geometric terms. इसीलिए मैथमेटिक्स ने ऐसा सोचा यार ये तो लंबा ही चलता जाएगा, मैं एक को डिफाइन करूंगा दो और निकल के आ जाएंगे। आया समझ में? इसलिए मैथमेटिक्स ने क्या डिसाइड किया? कुछ टर्म्स को क्या रखा जाए? अनडिफाइंड। मतलब कोई पूछे व्हाट इज पॉइंट, तो मैं बोलूंगा इट इज अनडिफाइंड। भले यूक्लिड ने बताया था, हाँ यूक्लिड ने बताया था, लेकिन मैथमेटिक्स ने अनडिफाइंड बोल दिया। आगे जाके डेवलप हुआ ना, यूक्लिड तो अच्छा था, उसने स्टार्टअप किया, बट उसी के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को आगे जाके क्या बोल दिया गया? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बात ही ना निकले ना। यूक्लिड के तौर पे अगर डेफिनेशन पढ़े तो पॉइंट इज नथिंग बट विच हैज अ नो पार्ट, तो फिर वापस तो क्वेश्चन आएगा ना व्हाट इज पार्ट। इसलिए अच्छा ही है कि क्या बोल दे? अनडिफाइंड बोले। बात क्लियर हुई? ओके। हाउएवर वी डू हैव अ unitative feeling for the geometric concept for of the point, then what is the definition above give us? So we represents the point as a dot, and even that dot has a some dimension. Okay, what is point? मैंने पूछ लिया सर this is point, दिख रहा है this is point। अब ये point तो नहीं दिख रहा है भाई सिद्धार्थ? अरे ले यार, अब क्लियर कि ये भी नहीं चलेगा? ले अब क्लियर? ओके। अब ये टीका दिखता है ना, तब यस दिस इज नथिंग बट इंटिटिव फीलिंग। जैसे सिद्धार्थ को ये पॉइंट नहीं लगा, ए भी नहीं लगा, बट ए लग गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पॉइंट की फीलिंग बैठी हुई है। वन डॉट रिप्रेजेंट द नथिंग बट पॉइंट। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आया समझ में? हम पहचानते हैं शेप को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। ओके। अब एक्चुअली में हमने जब ड्रॉ किया तो एक कुछ एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, देखना है आपको? देखो सर्कल जैसा है ना, तो कोई एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बट रियलिटी में मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है, भले आपने डॉट से रिप्रेजेंट किया, उसके पास कोई एरिया नहीं है। क्लियर हुआ? यस, नो एरिया, नो लेंथ, नो ब्रेथ, कुछ भी नहीं है। पॉइंट इज अ डायमेंशनल लिस्ट। गॉट इट ना? तो प्रॉपर्टीज को याद रखते जाना है। अ सिमिलर प्रॉब्लम अराइज इन द डेफिनेशन 2 सिंस इट रेफर ब्रेथ एंड लाइन था ना, ब्रेथलेस लेंथ। तो कोई पूछेगा व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेथ, तो दोनों की डेफिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नाइदर ऑफ विच हैज बीन, दोनों में से कोई भी डिफाइंड है नहीं। बिकॉज ऑफ दिस फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड व्हाइल डेवलपिंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी। कोई भी कोर्स, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में, किसी भी जगह पे। आया समझ में? कुछ नया टर्म्स डिफाइन करने जाते हैं तो कुछ टर्म्स को हमें क्या छोड़ना पड़ता है? अनडिफाइंड छोड़ना पड़ता है। एंड सो इन अ जियोमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन, यूक्लिड्स वर्ड अ प्लेन सरफेस। अभी हम प्लेन बोलते हैं, लेकिन यूक्लिड ने क्या बोला था उसको? भले भले यूक्लिड ने 23 डेफिनेशंस दे दिए थे, उसमें से 7 हमने पढ़े, उसमें प्लेन का भी आ गया था, लाइन का भी आ गया था, पॉइंट का भी आ गया था, आया ना? बट फिर भी अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन as which terms? Undefined term. The only thing is that we can represent them is intuitively. Intuitively मतलब हमारे लॉजिक से, रिजोनिंग से, है ना? कोई पूछे व्हाट इज पॉइंट, तो भाई ए पॉइंट है। व्हाट इज लाइन? ए लाइन है। व्हाट इज सरफेस? ए सरफेस है। आया समझ में? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी शेप यूज किया। क्लियर हुआ? है या ना? Starting with his definition, Euclid assumed certain properties which were not to be proved.
कुछ प्रॉपर्टीज भी उन्होंने एज्यूम की। एज्यूम मतलब सीधा बोलना, आया समझ में, जिसका कोई प्रूफ ना हो। क्या ना हो? प्रूफ। दिस एजप्शंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, कि सनराइज इन अ ईस्ट, गिव मी प्रूफ। मुझे इसको ईस्ट बोलना ही नहीं है, मुझे उसको वेस्ट बोलना है। आपको क्या प्रॉब्लम है? किसने डिफाइन किया ईस्ट यहाँ पे? बट दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ ना, हम उसका क्या प्रूफ देंगे? चलो डायरेक्शन डिफाइंड है कि चलो ये ईस्ट है, चलो मान लिया मैंने कि ये ईस्ट है, बराबर। बट कैसे रूल कैसे बना? ये तो ट्रूथ था, प्रूफ था इसका कि x इक्वल्स टू वाई एंड देयरफॉर x सन इज राइज इन अ ईस्ट। ऐसा कोई प्रूफ है? नहीं। बट हमने एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने देखा कि वो ईस्ट में ही निकल रहा है, मतलब खत्म ही, ईस्ट में ही निकल रहा है। बात क्लियर हुई? चलो, तो कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। he divided them into two types, axiom and, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। जी मतलब कौन? यूक्लिड। और वो दो कैटेगरी का नाम क्या आ गया? एक्सोइम। और दूसरा क्या हो गया? प्रोस्युलेट। he used postulate term postulates for assumption that were specific to, जो ऐसे एजप्शन हैं जो जियोमेट्री के रिगार्डिंग थे। स्पेसिफिक किसके लिए थे? जियोमेट्री। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? प्रोस्युलेट। एंड बाकी कॉमन नोटेशंस में उसको क्या बोला जाता है? एक्सोइम्स। ऑन अदर हैंड वेर एजप्शंस ऑफ थ्रू आउट मैथमेटिक्स। तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में जो कोई भी एजप्शंस था उसको उन्होंने एक्सोइम बोला। क्या बोला? एक्सोइम। और जो एजप्शंस जियोमेट्री के रिगार्डिंग थे उनको क्या नाम दे दिया? प्रोस्युलेट्स। क्या नाम दे दिया? प्रोस्युलेट्स। बात क्लियर हुई? नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू जियोमेट्री, उसको उन्होंने नाम दिया एक्सोइम। फॉर डिटेल्स अबाउट एक्सोइम एंड प्रोस्युलेट्स ये आपको रिफर करना है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। कुछ यूक्लिड्स एक्सोइम अगेन गिवन ओवर हियर जो आपको याद रखने हैं। और क्लियर? 7 है। नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि काजी के पास 10 रुपये है, मेरे पास भी 10 रुपये है, तो थिंग्स काजी हैव सिमिलर टू मी। हरी के पास 10 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये है, तो थिंग्स हरी हैज सिमिलर टू, मतलब कि द थिंग्स ऑफ काजी एंड हरी आर सिमिलर। आया समझ में? अब पढ़ो। थिंग्स विच आर इक्वल एंड सेम थिंग टू, same thing are equal to one another. Things are equal to same thing. Things are equals to same thing. Equals to, पहला रूल क्लियर हो गया? ओके। नंबर 2, if equals are added to equal, the whole are, सर जाओ ना, 10 प्लस 10 20 कैसे इक्वल हुआ? इक्वल हुआ? नहीं हुआ ना, बट ऐसे नहीं सोचना है। ओके, सोचना क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब एप्पल 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल, इक्वल्स हमने ऐड किए ना, कितने? 1 प्लस 2, 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, हाउ मच एप्पल? एप्पल ही मिलेगा। ऐसे इक्वल्स व्हेन एडेड टू द इक्वल्स यू विल गेट इक्वल। बात समझ में आया विधि है? सुनो, काजी के पास 1 एप्पल था और हरी के पास कितने एप्पल थे? तो कितने एप्पल हुए? तो एप्पल के अंदर एप्पल ऐड किया तो तुम्हें एप्पल ही मिला, पटेटो नहीं हुआ ना। बस ऐसी बात है। तो सेकंड रूल क्लियर हुआ सबको? आया ना? इक्वल्स एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल। क्लियर? चलो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल। ओके, मेरे पास 5 एप्पल थे और हरी 2 चुरा के ले गया, तो 5 एप्पल में से 2 एप्पल निकल गए। एक इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, एप्पल में से एप्पल सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बचेगा? सफरजन। हाई बोलो ना, वही हुआ ना, ना क्यों बोल रहे हो? एप्पल मतलब सफरजन ही ना। ओके, तो इक्वल बचा। हाँ या ना? मतलब कि यू कैन ऐड एप्पल टू एप्पल, you can subtract apple from apple, but you can't subtract other things. It is just related to unit. आप लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो, इसका मतलब ऐसा है। जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सेकंड, इसका मतलब आपके अंदर। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप वहां देख रहे हो।
आपके सामने देखो, सेकंड नंबर का मतलब क्या है, यू कैन ऐड लेंथ प्लस लेंथ, तो यू विल गेट लेंथ. यू कैन सब्सट्रैक्ट लेंथ फ्रॉम लेंथ, यू विल गेट लेंथ, बट यू कांट ऐड लेंथ एंड एरिया. बात समझ में आया? द मीनिंग इज दैट. नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल एंड इक्वल टू वन अनदर. मानो कि, ट्राई कर रहा हूं, बाकी ठीक है. ओके, क्या ड्रॉ किया मैंने? वापस एक रेक्टेंगल वापस मैंने ड्रॉ किया, उससे सारी साइड कोइंसाइड का मतलब नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना. हुई कि नहीं हुई? पहले ऑरेंज कलर का था, फिर कौन से कलर का था? ग्रीन. हुई कि नहीं? तो मतलब कि दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के इक्वल हुए कि नहीं? तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. क्लियर हुआ? द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. मेरे पास पूरा सफरजन है, आपके पास एक पीस है. द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. आया समझ में? थिंग्स विच आर डबल, देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग इक्वल्स टू वन अनदर. ऐसी चीजें जो एक दूसरे को इक्वल है और वो दोनों को ऐड करेंगे तो दूसरी चीज कैसी हो जाएगी? डबल. क्या हो जाएगी? डबल. तो डबल, सॉरी, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर. मतलब कि मेरे पास 20 रुपये है, काजी के पास 10, हरी के पास 10, तो मेरे पास 20 है, डबल ऑफ काजी. मेरे पास 20 है, डबल ऑफ हरी, तो काजी एंड हरी हैज. आया समझ में? अब इससे समझते, थिंग्स विच आर डबल. अभी वो सेंटेंस समझ लिया ना, फ्रैक्शन पे ध्यान देना. थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर. थिंग्स विच आर हाफ, अब मानो कि मेरे पास 5 रुपये है, मैंने खर्च कर दिए, उन लोगों ने 10 के 10 बचा के रखे, तो मेरे पास हाफ हो गए 10 से. काजी के पास जितने थे उससे मेरे पास हाफ है, हरी के पास जितने थे उसके पे मेरे पास हाफ है, मतलब कि काजी एंड हरी के सेम है. तो द थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल्स टू. आया समझ में? बोलो कोई डाउट? हाँ, एक डबल में सिखाया है और एक हाफ में सिखाया है. बोलो कोई डाउट? ओके, बस यहां तक रखते हैं आज.